Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome to my channel The Learning Medico। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोहोर्ट स्टडी। ये PSM में 20 मार्क्स क्वेश्चन है। जो एपिडेमियोलॉजिकल में से जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें से कभी कभी कोहोर्ट स्टडीज भी पूछा जाता है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा केस कंट्रोल आता है, बट कोहोर्ट भी आने के चांसेस होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोहोर्ट स्टडी। डेफिनेशन: In epidemiology, the term cohort is defined as a group of people who share a common characteristics or experience within a defined time period। तो कोहोर्ट में क्या है, हम एक डायरेक्टली एक ग्रुप को ले रहे। केस कंट्रोल में क्या था, हम केस अलग ले रहे थे, कंट्रोल अलग ले रहे थे। बट इन कोहोर्ट हम डायरेक्टली एक ग्रुप को लेंगे और उनके बीच में ही अपन जो करेंगे उसके बीच में ही स्टडी करेंगे। इसलिए वो ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलेंगे कोहोर्ट्स। अब इंडिकेशंस ऑफ कोहोर्ट स्टडी क्या रहती है? When there is good evidence of association between exposure and disease, कि हमें कोई अच्छा एविडेंस है हमारे पास कि एक्सपोजर और डिजीज के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, तब हम जाएंगे कोहोर्ट के लिए। और क्या है, एक्सपोजर तो रेयर है बट डिजीज का इंसिडेंस बहुत हाई है, मतलब बहुत रेयरली एक्सपोजर होता है बट डिजीज का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। When attrition of study population can be minimized, मतलब क्या है, फॉलोअप इजी है, कोहोर्ट स्टेबल है और कोऑपरेटिव एंड एक्सेसिबल है। मतलब क्या होता है, कोहोर्ट में क्या रहता है कि हमें बार बार फॉलोअप लेना पड़ता है पेशेंट का। कोहोर्ट में एक बार बुला लिया, स्टडी कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें हमें बार बार मतलब सालों तक, 10-10 सालों तक भी कोहोर्ट चल सकता है। और क्या आता है, कोहोर्ट जो है हमारा वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब ये कोहोर्ट मतलब अब जब भी कोहोर्ट वर्ड आएगा इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ये स्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बाहर से लगाया, कोई नया आ गया, इसने इंटरव्यू देना ही छोड़ दिया, वो बोला मेरे को आना ही नहीं है डॉक्टर। सो इट में भी तो वहाँ पर हमें कोहोर्ट जो है हमें वो स्टेबल चाहिए, कोऑपरेटिव चाहिए और इजीली एक्सेसिबल चाहिए, और एम्पल फंड शुड बी अवेलेबल। अगर हमें बार बार बुलाना है पेशेंट को, हमें उसका ट्रैवल कॉस्ट देना पड़ेगा, उसका एक्सपेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर वो उस दिन उसका काम छोड़कर आ रहा है तो उसे हमें उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। उसके लिए हमें कोहोर्ट स्टडी के लिए इसलिए हमें बहुत एम्पल फंड्स चाहिए। देन द टाइप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडीज। अब टाइप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडीज में देयर आर 3 टाइप्स होते हैं: प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, कॉम्बिनेशन ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। हमें रिट्रोस्पेक्टिव तो पता है, अब प्रोस्पेक्टिव देखते हैं। अब प्रोस्पेक्टिव इज द वन इन विच द आउटकम हैज नॉट येट अकर्ड एट द टाइम द इन्वेस्टिगेशन बिगिन। मतलब डिजीज आउटकम मतलब क्या, जो डिजीज है वो अभी तक आया नहीं है और हमने हमारी स्टडी चालू कर दिया। अब हम जाएंगे, अभी फर्दर जाएंगे और हमें डिजीज पता चल गया। मतलब हम यहाँ से कॉज टू इफेक्ट आते हैं, डिजीज अभी तक आया नहीं है। हम केस कंट्रोल में हम इफेक्ट टू कॉज जा रहे थे, कहाँ पर, केस कंट्रोल में, हाँ, और कोहोर्ट में हम कॉज टू इफेक्ट जा रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज में क्या, प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे, तो क्या है यहाँ पर कॉज तो है बट हमारा जो आउटकम है, मतलब हमारा जो डिजीज है, इफेक्ट है, वो अभी तक आया नहीं है। अब आएंगे हम रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी में। रिट्रोस्पेक्टिव के मतलब जहाँ पर आउटकम आ चुका है जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, मतलब वो आ गया रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। इन्वेस्टिगेशन गोज बैक इन टाइम्स 10 to 30 years to select his study group from existing records, past employment। मतलब क्या, हम बहुत पीछे जाते हैं, इवन 10 to 30 years पीछे जाते हैं और फिर हम हमारा वहाँ से स्टडी ग्रुप मतलब हमारा कोहोर्ट सिलेक्ट करते हैं। और किस पर से करते हैं, हम सारे उसके पास्ट रिकॉर्ड्स और उस पर से उसका सिलेक्शन करते हैं। नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ की कॉम्बिनेशन में मतलब हम पीछे भी जाते हैं, पीछे उसके पास्ट रिकॉर्ड्स में भी जाते हैं, फिर हम उसका प्रेजेंट में आते हैं और फिर हम उसका आगे प्रोस्पेक्टिव, हम उसका फर्दर भी हम उसका फ्यूचर में भी उसका स्टडी करते हैं। द कोहोर्ट इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स एंड इज एक्सेस फॉर द डेट फॉर द आउटकम। पीछे हम उसके पास्ट रिकॉर्ड्स में जाएंगे, रिट्रोस्पेक्टिव आ गया, फिर उसके प्रेजेंट में आएंगे और फिर हम उसको फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, मतलब वो आ गया प्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है। अब
देखो क्या क्या है, टाइप्स कौन से है, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। अब क्या आ गया, हमें एलिमेंट्स क्या है कोहोर्ट स्टडी के, मतलब उसके स्टेप्स क्या है। तो पहला इसमें 5 स्टेप्स है, केस कंट्रोल में 4 थे, यहाँ पर 5 है। पहला है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फॉलोअप एंड एनालिसिस। अब हम एक एक इन डिटेल देखेंगे। पहला है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट। अब स्टडी सब्जेक्ट का सिलेक्शन कहाँ होगा, हम किस में से करेंगे, हम एक तो जनरल पॉपुलेशन लेंगे या फिर हम स्पेशल ग्रुप्स लेंगे। एग्जांपल, पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सपोजर टू द सस्पेक्टेड कॉजल हाइपोथेसिस। हम अभी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट करेंगे। अब हम वो 2 चीज़ों से कर सकते हैं, एक तो जनरल पॉपुलेशन से लेंगे या फिर स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप मतलब एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले या फिर एक ही एरिया में रहने वाले, ऐसे हम ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज द ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर। अब हमें डाटा ऑन एक्सपोजर मतलब हमें एक्सपोजर क्या क्या हो गया है वो पेशेंट का, तो ये हमें कैसे मिलेगा, हमें कोहोर्ट मेंबर से मिलेगा, उनके पर्सनल इंटरव्यू से। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब उनके पास्ट हिस्ट्रीज, मतलब उनकी कोई सर्जरी हुई है क्या, उनका कोई रेडिएशन का उन्होंने डोज लिया है, उनका क्या कुछ मेडिकल रिकॉर्ड है पीछे। देन द मेडिकल एग्जामिनेशन, हम एग्जामिन करेंगे पेशेंट का, बीपी लेंगे, ईसीजी लेंगे, फाइव मेडिकल एग्जामिनेशन। देन द एनवायरमेंटल सर्विस, एनवायरमेंटल सर्विस की दिस द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपोजर। मतलब एनवायरमेंटल सर्वे मतलब हाँ, ये जो पेशेंट है ये ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड रहता है, सो दिस इज द एनवायरमेंटल सर्वे। तो ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, तो इसमें इतने पॉइंट्स है, कोहोर्ट मेंबर से, उसके पास्ट रिकॉर्ड से, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन से और उसका एनवायरमेंटल सर्वे से। फिर सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप्स। तो कंपैरिजन ग्रुप्स का सिलेक्शन हम मेनली 3 से करेंगे, इंटरनल कंपैरिजन, एक्सटर्नल कंपैरिजन, कंपैरिजन विद जनरल पॉपुलेशन। कंपैरिजन ग्रुप का सिलेक्शन करते टाइम अभी इंटरनल कंपैरिजन में क्या आएगा कि हम जो कोहोर्ट स्टडीज है ना, उनके जो ग्रुप में मेंबर्स है ना, उनके बीच बीच में ही उनका कंपैरिजन करेंगे, इसे बोलेंगे हम इंटरनल कंपैरिजन। दैट इज अ सिंगल कोहोर्ट एंटर्स द स्टडी एंड इट्स मेंबर्स मे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफाइड इनटू सेवरल कंपैरिजन ग्रुप अकॉर्डिंग टू द डिग्री और लेवल ऑफ एक्सपोजर। मतलब अभी ये ग्रुप है, ये सारे स्मोकर्स का ग्रुप है, ठीक है, दिस इज स्मोकर्स। कुछ लोग फिर हमको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे ग्रुप में, ये 1 पैकेट रोज स्मोक करते हैं, ये 2 पैकेट, ये 3 पैकेट, और हम ये तीनों में ही कंपैरिजन करेंगे। सो दिस इज द इंटरनल कंपैरिजन, को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उनको आपस में ही कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल कंपैरिजन। एक्सटर्नल कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, व्हेन इंफॉर्मेशन और डिग्री ऑफ एक्सपोजर इज नॉट अवेलेबल इट इज नेसेसरी टू पुट अप एक्सटर्नल कंट्रोल टू इवैल्यूएट द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपोज। हाँ, अगर हमें पता है हाँ ये सब स्मोकर्स है, ये ग्रुप है ना, ये कोहोर्ट का, ये सब स्मोकर, यार पर पता नहीं कि इसमें से कौन सा है 1 पैकेट ले रहा है, कौन सा 2 पैकेट ले रहा है, कौन सा 3 पैकेट, ये नहीं पता है। तो फिर क्या करेंगे हम, ये स्मोकर्स को है ना, ये सारे नॉन स्मोकर्स के साथ कंपेयर करेंगे, एक्सटर्नल कंपेयर करेंगे, एक्सटर्नल कंपैरिजन। इसलिए एक्सटर्नल ग्रुप को लेंगे और उनके साथ ये हाँ नॉन स्मोकर्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, स्मोकर्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। So this is the external comparison. Of comparison with general population is if none is available, the mortality experience of the exposed group is compared with the mortality experience of the general population. मतलब ये हमारा कोहोर्ट है, ये है स्मोकर्स का ग्रुप, ये हमारा जनरल पॉपुलेशन है, ये जनरल पॉपुलेशन है। स्मोकर्स के बीच में हर साल 10 लोगों की डेथ होती है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, और ये जनरल पॉपुलेशन में हर साल 5 लोगों की डेथ हो रही है। तो हम उनके मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंस पर से उनको कंपेयर करेंगे। दिस इज कंपैरिजन विद द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हमने क्या किया, स्टडी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर हमने डाटा ऑब्टेनिंग, हमने एक्सपोजर कितना हो रहा है पेशेंट का वो डाटा लिया। वो कैसे लिया, हमने कोहोर्ट मेंबर से लिया, उनका रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड से लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन से और एनवायरमेंटल सर्वे से लिया। फिर हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप। तो पहले क्या कर सकते हैं हम, एक तो इंटरनल कंपैरिजन कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर पता है कि इतना एक्सपोजर है, नहीं तो हम एक्सटर्नल कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं तो हम जनरल पॉपुलेशन के साथ। अब आ गई चौथी स्टेप में क्या करेंगे हम, फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप क्या है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोर्ट का, क्योंकि फॉलोअप बहुत
रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पार्टिसिपेंट्स का होना चाहिए। इसलिए एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स स्टडी मेथड शुड बी डिवाइस, इसलिए हमने स्टार्ट में ही मेथड डिवाइस कर लेनी चाहिए कि पेशेंट आने के बाद इतने इतने उसको क्वेश्चन पूछेंगे, इतना उसका बीपी लिया जाएगा, उसका पल्स रेट लिया जाएगा, हमें सब एनालाइज पहले ही करके रखना पड़ेगा कोहोर्ट की स्टडी स्टार्ट करने से पहले। फॉलोअप कर लिया, अब करेंगे हम एनालिसिस। इसकी लास्ट स्टेप जो है एनालिसिस। द डाटा इज एनालाइज इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस रेट एंड एस्टिमेशन ऑफ रिस्क इन विच रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटल रिस्क। रिलेटिव रिस्क हमें कहाँ पर मिल रही थी, केस कंट्रोल में भी मिल रही थी, बट एट्रीब्यूटल रिस्क हमें यहाँ पर ही मिलती है, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। इंसिडेंस रेट, वी कैन डिटरमाइन द इंसिडेंस रेट डायरेक्टली इन दोज एक्सपोज एंड दोज नॉट एक्सपोज, हमें डायरेक्टली इंसिडेंस रेट मिल जाएगा। अब देखेंगे मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, जो लास्ट में चाहिए होते एग्जामिनर को। तो एडवांटेजेस क्या है, इंसिडेंस हमें कैलकुलेट करते आएगा, सेवरल पॉसिबल आउटकम्स जो है हमें उस डिजीज़ के वो भी पता चलेंगे एक्सपोजर के। कोहोर्ट स्टडीज प्रोवाइडेड डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द रिलेटिव रिस्क, हमें रिलेटिव रिस्क का डायरेक्ट एस्टिमेशन मिलता है। डोज रिस्पॉन्स रेशियो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, मतलब हमने इतना अगर डोज दिया तो उसमें कितना रिस्पॉन्स आ रहा है ये हमें पता चलेगा कोहोर्ट स्टडी से। अब इसके डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है कोहोर्ट स्टडी में। तो पहला क्या है, इन्वॉल्व लार्ज नंबर, बहुत सारे लोगों का एक साथ करना पड़ता है यहाँ पर स्टडी कोहोर्ट में। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगता है ये कोहोर्ट स्टडी के लिए। फिर लॉस ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं हो, फिर फंडिंग्स ना हो, फिर एक्सटेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग अगर नहीं हो रही है प्रॉपर, तो ये कोहोर्ट पूरा वेस्ट जाता है। फिर सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप विच आर रिप्रेजेंटेटिव द एक्सपोज एंड द अनएक्सपोज, बहुत हार्ड हो जाता है। फिर ये जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि वहाँ पर बहुत फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें पेमेंट देना पड़ता है। एंड द स्टडी सेल्फ में अल्टर पीपल्स बिहेवियर, मतलब क्या होगा अगर हम बार बार स्मोकर्स को आके पूछे, हाँ हर महीने पूछे आपने कितनी स्मोकिंग की, आपने कितने पैकेट स्मोक किए, तो ये क्या होगा, इससे ना पेशेंट को पता चलेगा यार ये बहुत बुरी बात है, ये लोग इतना पूछ रहे हैं, इनको क्या लेना देना है मुझसे, फिर भी पूछ रहे हैं। फिर ये क्या होगा, ये पेशेंट अपने आप ही स्मोकिंग छोड़ देगा अगर उसे इतना बार पूछा जाए। सो इट में अल्टर, तो इसकी वजह से हमारी स्टडी पूरी डिस्टर्ब हो सकती है। तो दिस वॉज द डिसएडवांटेज, दिस वॉज द कोहोर्ट स्टडी। एक शॉर्ट में देखते हैं हम। तो हमने डेफिनेशन देखा, तो क्या होता है, ग्रुप रहता है। कोहोर्ट मतलब क्या है, ग्रुप रहता है जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उनमें, और एक टाइम पीरियड में सारे कॉमन कैरेक्टर रहते हैं। तो इंडिकेशंस देखे और उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव और एक कॉम्बिनेशन प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव का। फिर हमने क्या देखे, हमने एलिमेंट्स देखे कोहोर्ट स्टडी के, जिसमें है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन, फॉलोअप और एनालिसिस। के बाद advantages and disadvantages. So hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.